Yes, I start now. दोस्तों नमस्कार। आज इंडियन वैद्यास .com की तरफ से ये जो एक सेशन आज रखा गया है भगवती आयुर्वेद की तरफ से, मैं कैप्टन अमित कुमार शर्मा। आज हम बात करेंगे आपसे हृदय रोग में जो ब्लॉकेजेस होती हैं उसमें आयुर्वेद का क्या महत्व है, और प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी जो ये जो टर्मिनोलॉजी है पिछले एक कम समय में, पिछले 5-10 सालों में ये इतनी पॉपुलर हो गई है। और कार्डियोलॉजी में विशेष तौर पे जो आयुर्वेद का स्कोप देखा जाए अगर, तो इतना ज़्यादा है कि उन्हीं सब विषयों के ऊपर आज चर्चा करने के लिए ये इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं अपनी जो हमारी जो टीम भगवती आयुर्वेदा के डॉक्टर्स की क्या प्रोटोकॉल अपनाते हैं, कैसे डील करते हैं, क्या इसमें खान-पान रखना चाहिए। तो ये जो बेसिकली जो लेक्चर जो है, ये आज की जो टॉक है, ये 3 सेगमेंट में विभाजित है। पहला, हृदय रोग से एक सामान्य परिचय। आज के परिप्रेक्ष्य में हृदय रोग क्या है, कैसे आप उसको समझ सकते हैं, उसके क्या लक्षण हैं, क्या जांचें होती हैं। दूसरा, आयुर्वेद में क्या स्कोप है, आयुर्वेद में हम कौन सी चिकित्सा, कौन सा पंचकर्म, कौन सी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। और लास्ट में इसके क्लिनिकल एविडेंसेस के तौर पे एक सैंपल क्लिनिकल स्टडी, ये बताने के लिए कि आयुर्वेद में भी, आयुर्वेद के रास्तों पे चल के, पंचकर्म अपना के भी हृदय रोगों में ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो ये यूनिट है भगवती आयुर्वेदा हॉस्पिटल, ये एक NABH हॉस्पिटल है, 10 बेडेड RGHS अप्रूव्ड, जो जयपुर में स्थित है। और RGHS में होने की वजह से कैशलेस फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। टीम ऑफ डॉक्टर्स, क्वालिफाइड स्टाफ यहाँ पे मरीजों की देखरेख के लिए है। तो जैसे मैंने कहा था, पहला हिस्सा शुरू करते हैं इस लेक्चर का कि हृदय रोगों का एक सामान्य परिचय। तो ये ग्लोबल डेथ में नंबर 1 इसकी रैंकिंग है दोस्तों। WHO डिक्लेयर करता है इसको ग्लोबल किलर। मतलब आज भी पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा मौतें, दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन स्टैटिस्टिक्स हैं जिसको हम झुटला नहीं सकते, कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज से होने वाली मौतें आज विश्व में सबसे ज्यादा होती हैं। और सितंबर 29 वर्ल्ड हार्ट डे के तौर पे मनाया जाता है। और ये देखिए कितना बड़ा एक आंकड़ा है कि 31% लोगों की मौत इस वजह से होती है। अब सारांश तो इस स्लाइड के अंदर है कि कैसे मैनेज करें हार्ट अटैक्स, हार्ट की ब्लॉकेज, कार्डियोवास्कुलर रिस्क। इसको मैनेज करने के लिए हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। अफोर्डेबल मेडिकेशन हो, जो आयुर्वेद के रास्ते बिल्कुल संभव है, और एक ऐसा संतुलित लाइफस्टाइल हमें अपनी जीवनचर्या में शामिल करना पड़ेगा कि ये बीमारी से हम बचें भी, और यदि अगर हम इससे ग्रसित हैं तो हम इससे ठीक इसको कैसे करें। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो ग्लोबल किलर जो टैग मिला है उसको सपोर्ट करने के लिए। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो बहुत ही आंकड़े भारत जैसे देश के लिए, जो कि लो इकोनॉमिक कंट्रीज में अभी भी शुमार होता है, भले ही हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो गए हैं, या आजकल हम थर्ड स्टेज पे भी बहुत जल्दी अग्रसर हैं वहां तक आने के लिए भी, लेकिन अभी भी हमारे हिंदुस्तान में एक बड़ा तबका है इन मौतों में जिनका नाम शुमार होता है। और आजकल आपने एक ऐसा ट्रेंड भी चल पड़ा है कि हमारी लाइफस्टाइल के बेतरतीब होने की वजह से आजकल आपने बहुत सारे क्लिपिंग्स भी देखने शुरू करे होंगे कि जैसे शादियों में नाचते नाचते अचानक से हार्ट अटैक आता है और आदमी वहीं कोलैप्स कर जाता है। कोई जिम में गया व्यक्ति है, उसने जैसे ही एक्सरसाइज स्टार्ट करी वो वहां कोलैप्स कर जाता है। जैसे ही उसने एक्सरसाइज या वॉक, मतलब ये वीडियोस आजकल इतने आम हो गए। और सबसे ज्यादा इसमें जो ध्यान देने वाली, चेतावनी वाली बातें, या जो जिसपे आपके बिल्कुल कान खड़े हो जाने चाहिए, मोस्ट अलार्मिंग ऑफ देम ऑल इज कि ये सब बहुत यंग एज के लोग हैं। 26 साल, 30 साल, मतलब जो एक पहले होता था ना कि हार्ट डिजीज जो है वो तो सिर्फ बड़े लोगों को ही होगा। कितने सारे सेलिब्रिटीज की मौत आज की तारीख में जो अंडर 40 हैं, वो भी अचानक हुए हार्ट अटैक से ज्यादा होने लग रही हैं। उसी के बारे में ये सब चर्चाएं आज हम करेंगे। अब कैसे जानें कि आपको हार्ट अटैक है या आपके आसपास में किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक है, तो ये सामान्य जो क्या लक्षण होने चाहिए। सबसे जो प्रमुख है कि चेस्ट के अंदर भारीपन या दर्द की फीलिंग आना, आपके शरीर में एकदम से पसीना, या ऐसा लगे कि बिल्कुल हल्कापन आ रहा है, नौजिया, एकदम एकदम ऐसा लगे कि बेचैनी, घबराहट हो रही है,
आपके जबड़े में, गर्दन में या बाएं हाथ की तरफ अगर आपको एक दर्द या डिस्कम्फर्ट महसूस हो, आपकी सांस उचटने लगे, सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगे, आपको ये सारे जो लक्षण हैं एक वार्निंग साइंस हो सकते हैं एक हार्ट अटैक के। और आजकल बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट को तो ये लगता है कि गैस सी हो रही है, एसिडिटी सी हो रही है, पेट में थोड़ा सा ना मिचली सी हो रही है, और जब हम टेस्ट कराते हैं तो पता लगता है साहब ये तो हार्ट अटैक था। तो मेरा जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन तमाम लोगों से ये अपील है कि जरा सी भी चेस्ट रीजन में आपको डिस्कम्फर्ट हो, आपको किसी भी प्रकार का किसी भी समस्या का आपका लगे कि भाई मुझे भारीपन, दर्द, एसिडिटी, गैस, डिस्कम्फर्ट है, तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से विजिट करें, क्योंकि ये कुछ पता नहीं है कि गैस का दर्द है या एसिडिटी का दर्द है, और आप इसको घर पे डायग्नोसिस करने की गलती ना करें, किसी डॉक्टर से ही इसकी तुरंत से तुरंत जांच कराएं। उसके बाद क्या वो फैक्टर्स हो सकते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमें हार्ट की प्रॉब्लम्स की तरफ धकेलते हैं या क्या ट्रिगर करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा है हमारा खान पान। इतना बेतरतीब आज की तारीख में हमारा खान पान हो गया है, जल्दी फास्ट फूड और जल्दी जल्दी बनने वाले कुक्ड, प्री कुक्ड, सेमी कुक्ड भोजनों की जो एक लत हमें पड़ गई है। आजकल हमारा जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, बैठे रहना, दिन भर बैठे रहना और स्नैक्स और चाय पकौड़ी खाते रहना। उसके अलावा अल्कोहल, तंबाकू का सेवन, ये सारे वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जो हार्ट के रोगों को आपके शरीर में मतलब घर करने के लिए काफी हैं। ये जो स्लाइड है इसमें वो तमाम हिंदुस्तानी और पाश्चात्य संस्कृति के वो भोजन मौजूद हैं जो आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हृदय रोग या ब्लॉकेज, इनमें से किसी भी नाम से आप परिचित हो, वो आपको रोग करने के लिए ये सारे जो व्यंजन हैं जो दिखने में बड़े अपीलिंग हैं, टेम्पटिंग हैं, स्वादिष्ट हैं, लेकिन इनका नुकसान भी बहुत है। इनसे बचें। जैसे मैंने बोला अल्कोहल और तंबाकू ये एक मेजर कॉजेज होते हैं आपकी धमनियों को सिकुड़न करने के लिए, उसमें ब्लॉकेज करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को जमा करने के लिए। और अल्कोहल का ये सब स्लाइड में दुष्प्रभाव बताया गया है जो आपके अल्कोहल के सेवन से शरीर में आपका दुष्प्रभाव होता है। कुल मिला के होता क्या है, शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं। ये सारा जितना खान पान का जो आप एक मशीन, एक शरीर भी आपका जो मशीन है उसके अंदर आप सारा खान पान, तंबाकू, अल्कोहल, गंदगी वो सब डालते जा रहे हैं, ऊपर से व्यायाम भी नहीं कर रहे हैं। अगर आपका जीवन शैली में सीडेंटरी लाइफस्टाइल हैबिट ज्यादा है तो सोचिए शरीर में क्या होगा। क्या होगा तो टॉक्सिन्स बनेंगे। टॉक्सिन्स क्या करेंगे, नेगेटिविटी या नेगेटिव हार्मोन्स या नेगेटिव कुछ तो होगा, और वही धीरे 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 जमा होना शुरू होगा आपकी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल के रूप में, और वही आपको जो है हार्ट अटैक लाने के लिए अग्रसर। जो श्रोता फेसबुक के माध्यम से हमें लाइव हैं वो स्लाइड्स नहीं देख पा रहे हैं, मैं जानता हूं वो स्लाइड्स नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इसका आपको बाद में पूरा जो विजुअल है वो आपको हमारे ही भगवती आयुर्वेदा के फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स पे इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये अभी जो स्लाइड्स उस माध्यम से अभी विजिबल नहीं हो पा रही हैं। लेकिन आप उन स्लाइड्स को भी indianvaidyas.com के फेसबुक पेज से या उनके को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो ओबेसिटी की ये जो स्लाइड है, ओबेसिटी एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर, रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज के लिए। यदि जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनमें हार्ट अटैक आने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। उनमें ओबेसिटी के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये कुछ ऐसी जीवन शैलीगत बीमारियां हैं जो एक के बाद आती हैं। ये कजन बीमारियों के जैसे है, जैसे कजन भाई बहन होते हैं। एक को अगर एक शरीर में हो गया तो दूसरे के होने की भी संभावना बढ़ जाती है। और इन सबका लोड किसके ऊपर आता है, आपके मासूम से बेचारे से दिल के ऊपर आता है, जिसको ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा खून साफ करना पड़ता है, और इसीलिए उसकी भी सांस फूलती है, जिसकी वजह से हमें मतलब रोगी की भी सांस फूलती है। ये ब्लड प्रेशर आजकल बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास भी आते हैं, जब मैं उनका बीपी नापता हूँ 140/90, 140/100 या 130/100, वो बोलते हैं तो नॉर्मल है साहब, मैं तो गोली भी खा रहा हूँ। 160 वाला जो बीपी है उसको कभी लक्षण नहीं आता। कभी कभी ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो 200/100, ऐसे पेशेंट भी होते हैं उनको भी कोई लक्षण नहीं आता, और वो बोलते हैं हम तो नॉर्मल हैं। तो दोस्तों एक बात जान लीजिए, मेडिकली WHO के हिसाब से 120 ऊपर वाला और 80 नीचे वाला, अगर इससे ऊपर या नीचे आपका ब्लड प्रेशर जा रहा है तो आपको जरूर डॉक्टर की सलाह की जरूरत है। खुद से घर पे डायग्नोसिस ना करें कि मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूं, क्योंकि जो जो बीमारी है वो एक दिन में नहीं होती, ऐसे ही अचानक पता
आपकी नजरअंदाजी बहुत जानलेवा साबित हो सकती है, लापरवाह ना बने। 120/80 से कोई भी डेविएशन हो ऊपर या है, उससे हमें बचना चाहिए। और चाहे आप बीपी की गोली भी अगर ले रहे हैं, तो भी अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 नहीं आ रहा है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लें कि डॉक्टर साहब क्या किया जाए, मेरा गोली लेने के बाद भी ब्लड प्रेशर नीचे नहीं आ रहा है। और यहाँ पे मैं एक अपने अनुभव से एक और आपको बात बताना चाहूंगा। मैं अक्सर अपने जो हमारे यहाँ पे भगवती आयुर्वेद में पेशेंट्स आते हैं, हम और हमारी पूरी टीम को ये मतलब हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। हम उनसे ये जरूर पूछते हैं कि खाने में कौन सा नमक खाते हो साहब। यकीन मानिए 90% पेशेंट्स हमारे को ये फीडबैक देते हैं कि वो टाटा नमक खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कोई ब्लड प्रेशर का रोगी होगा, चाहे वो बीपी की गोली ही क्यों ना खा रहा हो, अगर वो खाने में सोडियम रिच सॉल्ट ले रहा है, कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl, अगर वो सोडियम सॉल्ट ले रहा है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो उसको बीपी को नीचे नहीं आने देगा। तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, अपने नमक को बदलिए। आपके उसमें पोटेशियम सॉल्ट वाला नमक जाना चाहिए, जिसको आजकल ट्रेड मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो सोडा, ये सोडियम लाइट, सोडियम नमक, टाटा लाइट, इस तरीके से भी आजकल आने लगे हैं नमक। नहीं तो साधारण अगर पारंपरिक में बात करें, तो जो भारत में जिसको सेंधा नमक बोलते हैं, पोटेशियम रिच सॉल्ट्स, उस पे आपको स्विच करना चाहिए। वो आपके ब्लड प्रेशर को काबू में रखेगा, क्योंकि इधर तो वो बीपी की गोली भी खा रहे हैं और इधर वो तेज नमक भी खा रहे हैं, तो इसीलिए उनका ब्लड प्रेशर भी नीचे नहीं आता। तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेते हुए अपने नमक को भी बदलने का प्रयास करिए। अब पेशेंट को क्या होता है, बीपी की गोलियां भी दिन भर खा रहा हूँ, सारे जांचें भी करा ली, लेकिन मेरा बीपी नीचे नहीं आ रहा, मुझे दिल में भी तकलीफ होती है, और सारा कुछ मिला जुला के आपके पेशेंट के ऊपर स्ट्रेस इतना हो जाता है कि उसको इस एक नई बात का और तनाव हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो इलाज भी ले रहा हूं लेकिन ठीक नहीं हो रहा। तो इस समय घबराने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद के पास बहुत टूल्स हैं, बहुत मैकेनिज्म्स हैं जो आपको इस जानलेवा बीमारी से बचा सकते हैं। तो इस बीमारी को जानने के लिए ये समझिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर लेवल्स, ये सब कुछ सामान्य मात्रा में रहना चाहिए। और अगर सामान्य मात्रा में नहीं रह रहा है तो प्लीज अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए। कोलेस्ट्रॉल भी मानकों के हिसाब से अगर बात करें तो 200 से ऊपर अगर है तो वो हाई रिस्क जोन में आता है। लापरवाही ना करें। उसको कैसे कम करना है वो डॉक्टरों से बात करें, जीवन शैली को बदलिए, एंड आई एम श्योर ये सब पॉसिबल है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये आपको बताने के लिए कि धमनियां जो हैं वो कैसे सिकुड़ जाती हैं। जो एक्सट्रीम राइट वाला पोर्शन है, यहाँ पे सिकुड़ी हुई धमनी बताई गई है, और जब इसमें से ब्लड कम होके निकलता है तो ऑटोमेटिकली प्रेशर ज्यादा होता है। जैसे आपने जरूर बचपन में पौधों को पानी दिया होगा, तो पाइप जैसे हम बंद कर देते हैं उसका एक सिरा, तो पानी दूर से जाता है, दूर तक जाता है और उसका प्रेशर बढ़ जाता है। वही चीज हार्ट में भी होती है, और अगर आप उसको इतना दबा देंगे, आपकी धमनियों में इतना कम फासला रह जाएगा खून का, वो पार ही नहीं हो पाएगा, तब वहां खून का थक्का जमेगा, जो आगे आपको हार्ट अटैक के रूप में फिर वो बढ़ सकता है। तो ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो मैंने बताए, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और आपका जो डायबिटीज, इसको अगर आप काबू में रखते हैं तो आप बिल्कुल इस जानलेवा बीमारी से आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट तो पॉसिबल है ही। यही खूबसूरती है आयुर्वेद की, जो स्लाइड में लिखा गया है कि इट्स अ प्रोमोटिव साइंस, प्रिवेंटिव साइंस एंड क्यूरेटिव एज वेल। और आजकल तो मतलब भारत सरकार की अलग अलग योजनाएं से, जैसे अगर मैं राजस्थान में बैठा हूँ, यहाँ चिकित्सा कर रहा हूँ, तो RGHS के थ्रू तो कैशलेस की भी सुविधा उपलब्ध है। इसको आप हमारे सेंटर में भगवती आयुर्वेद में कैशलेस इलाज के माध्यम से भी आप इसकी सारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो आयुर्वेद समझना बहुत आसान है। आयुर्वेद एक ट्राइपॉड होता है ना, त्रिस्तंभ पे खड़ा है। 3 इसके मजबूत पिलर्स हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अगर हम खाना अच्छा खाएंगे, खाना टाइम से खाएंगे, खाना भरपूर न्यूट्रिएंट्स वाला होगा, संतुलित आहार होगा, यदि हम नींद अच्छी लेंगे, नींद का पैटर्न अच्छा होगा, रेगुलर होगा, टाइम से होगा, और यदि हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो ब्रह्मचर्य से गिना गया है वो अगर सही होगा, तो डेफिनेटली हमारा स्वास्थ्य ज्यादा बेहतर होगा, हम ज्यादा मेंटली फिजिकली बैलेंस्ड होंगे, और हम अपनी हेल्थ को भी अटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम चिकित्सा पे आते हैं तो आयुर्वेद, अब मैं बात कर रहा हूं अपने सेकंड सेगमेंट की, कि आयुर्वेद का क्या रोल हो सकता है। तो देखिए, आयुर्वेद में ना सबसे, जैसे पहले हम बात करते हैं आयुर्वेद की, तो आम जनमानस में ये सबसे पहले आ जाता है कि यार ये तो परहेज बहुत बताते होंगे। तो दोस्तों, हम परहेज नहीं बताते हैं, हम तो आपके शरीर का आपसे परिचय करवा देते हैं कि आपकी शरीर का ये प्रकृति है, ये आपको खाना चाहिए, ये आपको नहीं खाना चाहिए, ये चीजें लेने से आपका नुकसान, आपकी बीमारी में बढ़ोतरी हो सकती है, तो कृपया उससे परहेज करें।
तो ये जो एक है ना, ये सिर्फ एक टैबू है, जिसको बोला जाए कि एक अवधारणा है, गलत अवधारणा है कि हम परहेज बहुत बताते हैं। एक्चुअली हम परहेज ना बता के सिर्फ आपकी जीवन शैली से आप ही को रूबरू करा देते हैं। तो जो पहला ट्रीटमेंट आयुर्वेद किसी भी रोग के लिए बोलता है, वो बोलता है कि उसका कॉज जो है उसको हटा दो। मतलब अगर हृदय रोगी है और अगर वो दिन भर पनीर, पिज्जा, आलू का पराठा, लस्सी ऐसे गरिष्ठ भोजन लेता रहेगा तो ठीक ही नहीं हो सकता। तो हमें उसका पहले कॉज को हटाना है। जो भी उसका जो भी कारण है, चाहे वो हाइपरटेंशन है, चाहे वो डिस्लिपिडीमिया है, मतलब कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, तो हमें उसके कॉज को हटाना है कि वो ना बढ़े। अगर हमने वो काबू कर लिया तो आधी जंग तो हमने वहीं जीत ली। बची हुई चीजें हम आगे, जो मैं अभी आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बताऊंगा, उसमें वो हम उससे सक्सेसफुली हम उसको भी अपने उद्देश्य को पा सकते हैं। इसमें बहुत सारे पंचकर्म होते हैं, बहुत सारी मेडिकेशंस हैं, जीवन शैली के अनुसार आपके क्या खाना चाहिए, क्या परहेज रखने चाहिए, कौन सा व्यायाम करना चाहिए, ये सब हम अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में, भगवती आयुर्वेदा में जब ट्रीटमेंट के लिए हार्ट पेशेंट्स आते हैं तो हम उन्हें डेफिनेटली बताते हैं। इसके अलावा ये है एक स्लाइड जो हम पंचकर्म, जो क्या क्या पंचकर्म अब आयुर्वेद में बताए गए हैं, या जो हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो भगवती आयुर्वेद में हम, हमारी जो टीम कैसे ठीक करते हैं। तो उसमें पंचकर्मा में अभ्यंग होता है, नाड़ी स्वेद है, सर्वांग स्वेद है, हृदय वस्ती है। सबसे इंपॉर्टेंट टूल जिसको हम मानते हैं वो है लेखन वस्ती। लेखन वस्ती मतलब एक ऐसा एनिमा जो अंदर से आंतों की जो जमा गंदगी है, जो उसकी चिकनाहट है, जो कोलेस्ट्रॉल की मुख्य वजह है, उसको शरीर से बाहर निकालता है। और जो मैंने अभी तनाव आपको बताया था, तनाव को कम करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, अच्छी नींद लाने के लिए शिरोधारा। तो ये कुछ पंचकर्मा प्रोटोकॉल्स है जो हम अपने ट्रीटमेंट सेंटर में, भगवती आयुर्वेदा में एक्सपर्ट डॉक्टर्स की निगरानी में ट्रेन्ड थेरेपिस्ट्स के साथ मरीजों को देते हैं। और ये एक विबग्योर है हेल्थ का, जो हमारे ही डॉक्टर्स ने प्लान किया है कि क्या वो कंप्लीट पैकेज होना चाहिए एक हार्ट पेशेंट के लिए, जहाँ पे उसकी एक रोजमर्रा की दिनचर्या का भी एक हैबिट हो, रात्रिचर्या हो, क्या उसे दिन भर में डेली रूटीन फॉलो करना है, जिसको आयुर्वेद में स्वस्तिक बोला जाता है। पंचकर्म मैंने आपसे अभी डिस्कस किया। आचार रसायन मतलब बिहेवियरल, क्या क्या उसको चेंजेस करने चाहिए। स्पेशली अगर मैं सारांश में यहाँ पे आपको बताऊं, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, क्रोध, मोह, ये जो मानसिक विचार हैं, जो मानसिक, जो ये स्ट्रेस के कारण है, इसको कैसे जीतना है। क्योंकि जो भी पेशेंट, जो भी हार्ट का पेशेंट होता है, उसके लिए ये सारे जितने मैंने आपको मानसिक दोष बताए, ये उसको नुकसान ही करेंगे, उसकी हेल्थ को और खराब करेंगे। तो उससे कैसे बचना है, इसमें क्या डाइट होनी चाहिए, और हमारी ऋतुचर्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सर्दी के समय में सर्दी की ही सब्जियां खाएं। छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा, फूल गोभी। जो फूल गोभी है वो इस मौसम में तो प्राकृतिक है, लेकिन आप जिस भी शहर में मुझे सुन रहे होंगे, शायद आप सहमत होंगे कि फूल गोभी आजकल 12 महीने मिलती है। तो गर्मी में जो फूल गोभी आपको मिल रही है, वो शायद रासायनिक प्रभाव से जनित की गई है, केमिकल्स इंड्यूस्ड प्रोडक्शन है। तो ऐसे जितने भी, वो एक जो पहले कॉन्सेप्ट होता था ना, रबी की फसल, खरीफ की फसल, कुछ सब्जियां जो थी वो सिर्फ हमें सर्दियों में ही खाने को मिलती थी, कुछ सब्जियां सिर्फ गर्मियों में ही खाने को मिलती थी। तो जितना हो सके उस पैटर्न को अभी भी फॉलो करिए, क्योंकि अगर आप सब सब्जियां अगर 12 ही महीने मिल रही होती तो फिर तो मजे ही मजे थे। और यही वजह जो है, हम जो अपनी दूषित दिनचर्या, दूषित खान पान को देख रहे हैं कि हिंदुस्तान आज ग्लोबली नंबर 1 है इन हार्ट डिजीजेस में। तो इससे बचने के लिए, जैसे ये मौसम श्रेष्ठ है आंवले के लिए। आंवला एक बहुत ही बढ़िया आयुर्वेद का रसायन द्रव्य भी बताया गया है, एंटीऑक्सीडेंट इसको अंग्रेजी में कहते हैं, आयुर्वेद की भाषा से समझना चाहें तो रसायन कहते हैं। बेसिकली रसायन शब्द तो बहुत बड़ा है, रसायन तो बहुत बड़ा शब्द है। एंटीऑक्सीडेंट उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन समझने के लिए डेफिनेटली एंटीऑक्सीडेंट जो है हार्ट डिजीजेस में, कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में, ब्लड प्रेशर को काबू करने में, डायबिटीज को काबू करने में, आंवला या जो नीचे दवाइयां लिखी हैं, अश्वगंधा, तुलसी, शतावरी, हल्दी, और भी हो सकती हैं। और ये सारे खजाने आपको किसी भी आयुर्वेद वैद्य के पास डेफिनेटली मिलेंगे। आप हमसे जुड़ना चाहें तो डेफिनेटली भगवती आयुर्वेद के डॉक्टर से भी मिल सकते हैं, या आप जिस भी शहर में मुझे सुन रहे हैं, अपने शहर में किसी भी शहर में आपको जहां भी आप चाहें, ये आयुर्वेद के आपको जो खजाने हैं, ये कहीं भी आप इनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। एलोपैथी में इन्हें गोलियों के माध्यम से एंटीऑक्सीडेंट्स दिया जाता है। हम इसे मानते हैं कि अगर हम इसे डायरेक्ट, जो इसकी रूट्स हैं,
मतलब कच्चे फल हैं, सैलेड्स हैं, अगर उसके माध्यम से लिया जाए तो वो ज्यादा फायदा करता है। तो डेफिनेटली हमारे को ये जो एक सारांश में एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता था संतुलित आहार का, बैलेंस डाइट का, क्लास 9th या क्लास 8th में ये चैप्टर आता है, लेकिन हम इसे भूल जाते हैं। हमारे उसमें आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि हम अगर जिम में जा रहे हैं तो हम सिर्फ प्रोटीन ही ज्यादा खाएंगे। मेरे पास हैं 2-3 पेशेंट्स, प्रोटीन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि चक्कर आके बेहोश हो गए। पता चला कि उन्होंने सिर्फ प्रोटीन खाया, बाकी सारी चीजें तो खा ही नहीं रहे थे। मतलब ना दाल खाते थे, ना रोटी खाते थे, सिर्फ वो ड्राई फ्रूट्स या जो नॉनवेज लेते हैं वो नॉनवेज, और सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, क्योंकि सिर्फ हैवी जिमिंग कर रहे हैं। तो वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। आयुर्वेद का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल साधारण सा कॉन्सेप्ट, चाहे हार्ट रोग हो चाहे कोई सा भी अन्य रोग हो, इसको जरूर हमें फॉलो करना चाहिए कि हमें संतुलित डाइट जरूर अपने खाने में हर कंपोनेंट होना चाहिए। प्रोटीन भी उतने ही जरूरी है जितने कार्बोहाइड्रेट, जितनी वसा, जितना दूध। लेकिन अगर ये नहीं फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप हार्ट और अन्य बीमारियों की तरफ एक्सपोज हो रहे हैं। मेरा तीसरा सेक्शन जो आज का है क्लिनिकल स्टडीज, इसमें ये सिर्फ एक सैंपल मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे अन्य जो रोगियों की केस स्टडीज हमारे पास हैं, जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो भगवती आयुर्वेद में ट्रीटमेंट ले चुके हैं या ले रहे हैं। हम सिर्फ आपको यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं कि हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे तरीके से स्टेबल कंडीशंस में ट्रीटेबल है, ट्रीट किए जा सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, बिना ऑपरेशन के इलाज होता है, ना कोई चीड़-फाड़ है, ना कोई साइड इफेक्ट है, ना कोई सर्जरी है। अब इसमें हमने किया क्या था, जो डायग्नोस्ड केसेस होते हैं, जैसे एंजियोग्राफी के बाद, जो ट्रेडमिल टेस्टिंग के बाद जो डायग्नोस्ड केसेस हैं, उस ऐसे वर्ग को हमने ट्रीट किया अपने आयुर्वेद की दवाओं से और पंचकर्मा से। और एक कंपैरेटिव एनालिसिस था कि एलोपैथी में उन्होंने क्या इलाज लिया, क्या दवाइयां ली, आयुर्वेद में उन्होंने क्या दवाइयां ली, और उसका हमने कंपैरिजन जब किया तो हमने ये पाया कि डेफिनेटली वो वर्ग, वो पेशेंट्स का ग्रुप जिसमें हमने आयुर्वेद के साथ, दवाइयों के साथ पंचकर्म को जोड़ा था, उसमें कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग टेंडेंसी बहुत अच्छी थी, कार्डियक डिस्कम्फर्ट्स जो थे वो काफी अच्छे थे। और ये सारा जो स्टैटिस्टिक्स मैं अभी स्क्रीन पे आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये वही ईसीजी चेंजेस, ट्रेडमिल चेंजेस, कोलेस्ट्रॉल चेंजेस, लिवर पे क्या प्रभाव था, क्या साइड इफेक्ट थे। और ये एक सैंपल स्टडी के तौर पे मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, जिससे एक मन में भय ना रहे, मन में ये डर ना रहे कि पता नहीं क्या करते होंगे, कैसे आयुर्वेद इतनी गंभीर बीमारी को ठीक करने में सक्षम भी है कि नहीं है। तो आप इस टॉक के बाद यदि मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहें, हमारे किसी टीम सदस्य से जुड़ना चाहें, तो आपके पास वो सारे मैं आपको सोशल मीडिया के नेटवर्क्स आपसे शेयर कर दूंगा। बताने का सारांश मतलब यही है कि हार्ट रोग जैसी मतलब जो गंभीर व्याधि है, गंभीर बीमारी है, इसको हम आयुर्वेद और पंचकर्म से प्लस औषधियों से बहुत अच्छे से हम इसको काबू में रख सकते हैं। और ये तो खैर जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये तो थ्योरेटिकल चीजें हैं, या जो एकेडमिक इंटरेस्ट के लोग हैं ये उनके लिए ज्यादा है। लेकिन ये स्लाइड जो अब आप देख रहे हैं, जिसमें जो स्लाइड नहीं देख पा रहे हैं उनको मैं बता दूं, इसमें मैंने एक फोटो ऐसी दिखाई है जहां पे आपके जो जो किचन में एक चिकनाहट वाला बर्तन होता है ना, जैसे आपने शाही पनीर बनाया या आपने पालक पनीर बनाया, कोई भी ऐसी ग्रेवी वाली सब्जी बनाई, और वो जब साफ करने के लिए आप जाइए, तो आप कितना भी साफ कर लें, जब तक आप उसमें सर्फ या वो जो स्टील वाला जो स्क्रबर होता है, जब तक हम उससे उसको खुरचन नहीं करते हैं, वो चिकनाहट उस बर्तन में से जाती नहीं है। या कभी आपने दूध का जो भगोना जिसमें मलाई बहुत अच्छी से बनी हुई हो, आपने वो जब उसको साफ करने के लिए जाइए, तो वो जो जो मलाई की जो एक चिकनाहट है, वो तब तक उस भगोने से नहीं हटेगी जब तक आप उसको स्क्रब नहीं करेंगे, जूने से साफ नहीं करेंगे, सर्फ लगा के। पहले के जमाने में इसको राख से या मिट्टी से साफ करते थे, अब वो आप वो प्लास्टिक या स्टील के जूने से साफ करते हैं, टाइड लगा के या कोई भी अपना एक केमिकल लगा के। तो ठीक वैसी ही चिकनाहट आपके अंदर धमनियों में होती है। और ये तो आपने एक शाही पनीर की सब्जी अगर बनाई, तो आपको आप मान के चलिए कि वो आप उसकी चिकनाहट आप फील कर रहे हैं। आप सोचिए कि 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से आपने ऐसी कितनी शाही व्यंजन आपने टेस्ट किए होंगे, कितने आपने अंदर डाले होंगे, तो कितनी चिकनाहट अंदर होगी। और वो चिकनाहट कैसे खत्म होगी, वो गोली खाने से खत्म होगी या पंचकर्म से खत्म होगी, ये तो डॉक्टर ही बताएगा। लेकिन ये जो स्टडी हमने आपको दिखाई, ये सिर्फ एक एक द्योतक है इस चीज का कि ये चिकनाहट बिना सर्जरी के, बिना किसी ऑपरेशन के संभव है आयुर्वेद।
तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि धमनी में ये जो तीसरी जो धमनी है जिसके अंदर बिल्कुल सिकुड़न हो गई है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स बहुत पतली हो गई हैं, ये जो भर गया है उसके अंदर इतना चिकनाहट, इसको उसी जूने से, उसी स्क्रैपिंग मैकेनिज्म से जो हमने लेखन वस्ती आपको चर्चा किया था उससे ये संभव है। और ये बहुत सारी स्टडीज इस तरह की हम लोग अपने सेंटर में भी कर चुके हैं भगवती आयुर्वेद में, और ये कई रिसर्च आर्टिकल्स इसके ऊपर हमारे यहाँ भी और पूरे भारतवर्ष में कई सारे साइंटिस्ट भी इस चीज को प्रूव कर चुके हैं कि ये चीज संभव है। तो आते हैं अब कंक्लूजन की तरफ। आज की टॉक का समापन करते हुए मैं यही बताना चाहूंगा कि हार्ट जो ब्लॉकेज है उसको पंचकर्म और आयुर्वेद की औषधियां डेफिनेटली उसको कंट्रोल करने में भी कारगर हैं। उसका जो निरंतर जो एक पैथोजेनेसिस शरीर में चल रहा है उसको रोकने में सक्षम है। और अगर आप टाइमली किसी भी डॉक्टर से, आयुर्वेद के डॉक्टर से अगर आप अपना कंसल्टेशन शुरू करते हैं, इलाज शुरू कराते हैं, तो बहुत यकीनन आपको उसमें रिवर्सल भी मिल सकता है। जो धमनियां ब्लॉक हो रही हैं वो खुल भी सकती हैं, क्योंकि इलाज 3 स्टेज पे हो सकता है। या जैसे मैंने बोला कि कंट्रोल हो जाए, या वो रुक जाए जहां पे है। और अगर आपने जल्दी इलाज शुरू कर दिया, मतलब जरूरी नहीं है ना कि आप 100% ब्लॉक में आए। अगर आप 60% ब्लॉक में, अगर आपके एंजियोग्राफी में 60% 50% ब्लॉकेज है और आप उसी समय अपना इलाज शुरू कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको फिर रिजल्ट्स भी उतने ही पॉजिटिव आने की पूरी उम्मीद है। तो ये जो स्लाइड है जिसमें लिखा है गोल्डन हमारा रूल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और वही आयुर्वेद में संस्कृत में उसको बोलते हैं निदान परिवर्जन। मतलब जो कॉज है उसको आप हटा लो और बचाव ही आपका श्रेष्ठ इलाज है। यही है प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी। यही हम अपने सेंटर पे, जो मैंने बताया इतनी देर से, हम पेशेंट्स को भी एजुकेट करते हैं कि जो हेल्थ है उसको आपको अर्न करना पड़ता है, उसको आपको कमाना पड़ता है। ऐसे बैठे बैठे हेल्थ नहीं मिल जाती, उसके लिए थोड़ा सा आपको भी जतन करना पड़ता है। और इन्हीं सब शब्दों के साथ हम आज के इस सेशन को विराम देते हैं। आप अगर हमसे कोई भी क्वेरी करना चाहें तो ये डिफरेंट आपके पास वेन्यूज हैं जहाँ पे आप हमसे इंडियन वैद्यास से जुड़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ हम आपसे जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर।